नमस्कार। द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्या, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर जयराम विप्लव जी के साथ है अभी हम, और हम बात करेंगे सनातन के ही विषय पे, क्योंकि जो अभी इंडी अलायंस हुआ है और बताया जा रहा है कि वो निरंतर हमें देखने में मिल रहा है कि सनातन पे ही बार बार प्रहार कर रहे हैं। जैसे उदयनिधि स्टालिन हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री बिहार में चंद्रशेखर हो गए, कार्तिक चिदम्बरम हो गए, या प्रियंक खड़गे हो गए, और ये युवा नेता हैं तो इन पे इनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। सर, क्या कहेंगे उदयनिधि स्टालिन के बयान पे और इन सब लोगों के बयान पे? देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यूपीए सरकार के दौरान हमने देखा किस प्रकार रणनीति के तहत पूरी मशीनरी को लगाकर गृह मंत्रालय ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा था। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके फंसाने की कोशिश भी हुई, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। हमने देखा कैसे मुंबई हमला होता है और उसके कुछ दिनों बाद ही दिग्विजय सिंह बंबई पहुंचकर एक किताब का उद्घाटन करता है, मुंबई हमला आरएसएस की साजिश, और उस किताब का लेखक था अजीज बर्नी। तो सरकार के पूरे इकोसिस्टम में जो कांग्रेसी और वामपंथियों का एक नेक्सस था, उसने भगवा आतंकवाद सिद्ध करने का प्रयास किया। हमने देखा कैसे हिंदू तालिबान शब्द का प्रयोग शशि थरूर करते हैं। हमने देखा कैसे राहुल गांधी ने मंदिर जाने वाले सनातनी श्रद्धालुओं को लड़की छेड़ने वाला बताया। हमने देखा कैसे राहुल गांधी अमेरिकी राजनयिकों से बातचीत में कहते हैं कि हिंदू संगठन आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब उसी कड़ी का पॉइंट टू वर्जन है। अभी जो आप इंडी अलायंस देख रहे हैं, इसकी 3 बैठकों के बाद परिणाम क्या निकला? कोई संयोजक तो बना नहीं, कोई पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन तो दिखा नहीं। इन्होंने बनाई एक कमेटी, और उस कमेटी का मैंने नाम दिया एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि बंबई की बैठक के बाद से लगातार तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, कर्नाटक में प्रियंक खड़गे, दक्षिण में ए राजा, और बिहार में चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, इन सब लोगों के बयान केवल और केवल सनातन धर्म को अपमानित करने वाले, सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाले, और यहां तक कि सनातन के खात्मे की बात कही गई। डेंगू, मलेरिया, एचआईवी जैसे घृणित बीमारियों के साथ सनातन को जोड़ा गया। और लेटेस्ट ताजा बयान राहुल गांधी का है, जो राहुल गांधी कहते हैं मंदिर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती। तो भैया राहुल गांधी, चुनाव आते ही तुम जनेऊधारी हिंदू बन जाते हो, चुनाव आते ही तुम मंदिर मंदिर टीका लगाकर घूमने लगते हो। मंदिर की मूर्तियों में शक्ति नहीं है तो जाते क्यों हो? तो ये सवाल आज है कि सनातनियों को अपमानित करके राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं, ये इंडी अलायंस करना क्या चाहता है? उसका जवाब है, ये इंडी अलायंस हिंदुओं को गाली देके, हिंदुओं को अपमानित करके एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करना चाहता है, उनका वोट पाना चाहता है, क्योंकि इनको मालूम है आज हिंदू जग गया है। जयराम जी, एक और मुख्य सवाल, अभी तुष्टीकरण की आपने बात करी। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 3 मुद्दे उठाए। एक, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त राजनीति भारत में जो चल रहा है, और तुष्टीकरण। लगातार पार्टियों के द्वारा विशेष समुदाय के तुष्टीकरण को लेकर भी मोदी जी ने बोला ये 3 मुद्दे हैं। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे जनता को, ये भी बता दीजिए। और साथ में मोदी जी ने राजस्थान में एक बात कही है कि कांग्रेस पार्टी नीलाम हो चुकी है और अब अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में है। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, अर्बन नक्सल का मतलब क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिन 3 बिंदुओं पर भारत के लोगों को जागरूक करने का काम किया, वो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात थी। और आज जो ये 28 दलों का जो मेला लगा है, उस मेले में एक एक दल किसका पर्याय है?
तानाशाही का पर्याय है ममता बनर्जी, वंशवाद का पर्याय है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लंबी श्रृंखला है। और भाई भतीजावाद भी इनसे जुड़ा हुआ है। और भ्रष्टाचार का पर्याय देख लीजिए, सजा याफ्ता लालू प्रसाद के चरणों में बैठकर मटन बनाना सीख रहे थे राहुल गांधी। तो ये सारी चीजें जो है, ये देश का विपक्ष जो भारत की राजनीति में बुराइयां हैं उसी को लेकर के अपना एजेंडा बना रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी भारत की राजनीति को साफ करने के लिए निकले हैं। भारत की राजनीति को साफ सुथरा बनाकर विश्व में भारत पुनः कैसे एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, विश्व गुरु के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, यही प्रयास और यही काम, यही सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जिसका आह्वान, जिसका लक्ष्य उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथों में सौंपा है। हमने देखा मोदी जी ने अब तक जो भी लक्ष्य लिया उसको पूरा करके दिखाया है। मोदी जी ने कहा था कि हम ना आंख झुकाएंगे ना आंख दिखाएंगे। आज भारत दुनिया के अनेक देशों से, कनाडा से लेकर के चीन और पाकिस्तान तक क्या हो रहा है ये भारत की जनता देख रही है। आज दुनिया भारत को बॉस कहकर बुलाती है। तो ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है और ये सारी चीजें जनता के सहयोग से होती हैं। आज भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हो रहा है, वंशवाद, परिवारवाद पर प्रहार हो रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब चलने नहीं देंगे। देखिए, एक समय था जब भारत में 100 से अधिक जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। आज बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और खास करके जब से गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, उन्होंने एक खास अभियान चलाकर देश को नक्सलियों से मुक्त बनाने का प्रयास किया है। और आज गिने चुने केवल 2-3 राज्यों में छिटपुट स्थानों पर ही नक्सली रह गए हैं। तो ये जो एक वामपंथियों का नेक्सस था, जो जंगलों में भी जाकर के घटनाएं करता था, जो पढ़े लिखे लोगों को माइंड वॉश करके जेएनयू से लेकर के बाकी विश्वविद्यालयों से अच्छे अच्छे युवाओं को माइंड वॉश करके नक्सली बना देते थे। तो उनको खाद पानी देने के लिए दिल्ली, बंबई, अनेक विश्वविद्यालयों से लेकर बॉलीवुड तक में ऐसे लोग बैठे थे। वही तो अर्बन नक्सली हैं, जो उनको खाद पानी पहुंचाते थे, जो उनको रसद पहुंचाते थे। भीमा कोरेगांव उसका उदाहरण है। उसमें जो लोग पकड़े गए वो कहाँ कहाँ, किस किस स्तर पर बैठे हुए थे, इनकी घुसपैठ कहाँ कहाँ तक है। और आज भी इनका नेक्सस देखिए, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, बॉलीवुड तक, किसी एक मुद्दे पर कैसे ये नेक्सस काम करने लगता है। तो यही अर्बन नक्सलियों का नेक्सस है। लेकिन जैसे जंगल से ये नेक्सस खत्म हुआ, वैसे देश के शहरी क्षेत्रों से भी नक्सली समाप्त होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं जब से आपको जानता हूँ उस समय पे सोनिया गांधी की एनएसी चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसने एक बिल बनाया था, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, कॉम्युनल वायलेंस बिल, जो घोर हिंदू विरोधी था, जिसमें सारे आज जिन अर्बन नक्सल्स की बात हो रही वो थे। और उसके अलावा अभी जो महत्वपूर्ण बात मोदी जी कह रहे हैं, और जैसे उमर खालिद का पकड़ा जाना, शर्जील इमाम का चिकन नेक को अलग कर देने की बात कहना, और अभी आपने भीमा कोरेगांव की घटना का जिक्र किया, तभी मुझे प्रश्न याद आया कि मोदी जी की हत्या की थ्योरी वहां पे भी कोई सुधा भारद्वाज कर रही थी। और आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार की राजनीति को आपने बारीकी से देखा है। अभी पटना से एक लेटर पकड़ा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, पीएफआई का, जिसपे सरकार ने बैन लगा दिया, जिसमें मोदी जी की मृत्यु की साजिश की थ्योरी थी, भारत में गृह युद्ध करवाने का था, SC ST OBC को आपस में लड़वाना, जो अपर कास्ट अभी चल भी रहा है। मनोज झा जी ने जो बोला है अभी एक जाति विशेष पे टिप्पणी करके, और उसके अलावा गजवाए हिंद करने की बात कही थी। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये अर्बन नक्सल, ये लाल सलाम वाले लोग और ये PFI वाले लोग पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी इनको कैसे काउंटर दे रही है? और मोदी सरकार ने जैसे बैन लगा, उसके अलावा और क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, भारत की सरकार की नज़र हर देश विरोधी गतिविधि करने वालों के ऊपर है, और इसका परिणाम आपने कश्मीर से लेकर केरल तक देखा, बिहार से लेकर के बंगाल तक आपको ये दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह पर ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। एक वो दौर था जब हम सुनते थे बसों में, यही दिल्ली की बात मैं करता हूँ, बसों में साउंड में हम सुनते थे
कि अपने सीट के नीचे चेक करें कि कहीं कोई संदिग्ध लावारिस वस्तु तो नहीं रखी हुई है। बस स्टॉप पर ये गाने के तौर पर बजाया जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर ये गाने के तौर पर बजाया जाता था। आज कोई घटना हो उसके पहले हमारी एजेंसियां इतनी चुस्त और दुरुस्त हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि उनको सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए जान लगा देंगे। आपको याद होगा अमित शाह जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा कि हम पीओके के लिए जान लगा देंगे, तो देश भर के लोगों में एक भावना उभरती है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो अपने देश की अखंडता को भी रखता है और जो छूट गया, जिन हिस्सों को तोड़ा गया, उसको भी वापस लाने की इच्छा शक्ति रखता है। देश का नेतृत्व आज एक मजबूत हाथों में है और इस तरह के प्रयास सदियों से होते रहे। एक पाकिस्तान के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को देने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी कुछ अच्छा भी लिखा था, अल्लामा इकबाल। मैं उसकी 2 पंक्तियां जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि अल्लामा इकबाल जिसने भारत को 2 हिस्सों में तोड़ने की बात की थी, जिसने पहली बार द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, उस अल्लामा इकबाल ने भी महसूस किया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हिंदुस्तान की, ये भारत की, ये हिंदुत्व की ताकत है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। अब मेरा अंतिम प्रश्न, आपकी बातों से मेरे को एक बात मुझे लग रहा है कि आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है कि अखंड भारत की बात भी आपने कर दी है। पीओके कब भारत में विलय कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या मोदी सरकार? ये सवाल देश के सेना अध्यक्ष के लिए है, देश के रक्षा मंत्री जी के लिए है। जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन जरूर कर लेगा, ऐसा है हर भारतीय का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी।